जिसकी लॉन्चिंग और चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन्स बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, मीडिया के सह प्रभारी और सभी मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता में मूल रूप से देश के महानायक और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्ष जो सेवा, जन कल्याण और सुशासन, इसको लेकर के जो उन्होंने काम किए हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर या देश भर के अंदर हम प्रत्येक जन जन तक आपके माध्यम से पहुँचें, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसका कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो महा जनसंपर्क अभियान के रूप में शुरू हुआ है, जिसकी लॉन्चिंग 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर से शुरू की, जो एक विशाल जनसभा के माध्यम से लोगों तक सारी बात पहुंची। मूलतः मोदी जी ने 5 विषय को लेकर के अपना काम शुरू किया। प्रारंभ में तो उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री की जगह एक प्रधान सेवक के रूप में, मैं समझता हूँ आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया। और फिर देश भर से वीआईपी कल्चर कम हो, तो आपने देखा होगा कि लाल बत्ती और विशेष जो सुविधा वाली थी उसको उन्होंने समाप्त किया। उन 5 चीज़ों में जो पहला मुद्दा था वह था विश्व में भारत को सम्मान दिलाना। और यदि यूँ कहूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु भारत इस ओर कदम आगे बढ़ाए। एक समय था जब मोदी जी को अमेरिका ने वीज़ा देने के लिए मना किया, और आज वहाँ का राष्ट्रपति उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार रहता है। और इनके नेतृत्व में आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और देशों में भारत से दोस्ती कैसे बढ़े, इसकी एक तरह से होड़ इनमें लगी हुई है, जो आज तक के इतिहास में इतना प्रतिष्ठा और सम्मान कभी भी भारत को नहीं मिला। और उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जब वहाँ पे विद्यार्थियों को निकालना था, तो ये मोदी जी की पहल थी कि 20,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को ले आए। यहाँ तक कि पाकिस्तानी जो थे उनको भी अपने ऊपर तिरंगा लेकर के अपनी जान बचाते हुए वहाँ से निकलना पड़ा। या यदि मोदी जी हैं तो मुमकिन है इस प्रकार का विश्व में घटनाएं बहुत हैं, लेकिन संक्षिप्त में एक भारत का जो आज रुतबा बढ़ा है। और कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भारत विश्व गुरु के इतने स्थान पर जाएगा। इसी के साथ जो दूसरा मुद्दा जुड़ा कि भारत आज तक विकासशील राष्ट्र कहलाता रहा है, यह विकासशील नहीं विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक। इस प्रकार का कल्पना और सोच लेकर के अपनी उन्होंने नीतियां निर्धारण की, और वह विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा उसको हर फ्रंट पे उन्होंने अपनी लोगों के जन के लिए और देश के लिए नीतियां बनानी शुरू की। और उसमें चाहे वो उद्योगों की बात हो, उसके साथ सोचा गया कि आत्मनिर्भर भारत बने। और इस आत्मनिर्भर भारत में प्रत्येक वस्तु जो विदेशों पे आधारित थी वह भारत में बने, और इस मेरे देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। और इसके लिए मुद्रा बैंक, स्टार्टअप, कई प्रकार की योजनाएं, लगभग 106 प्रकार की योजनाएं हैं जो इन्होंने लागू की। और साथ में गरीबों के रोजगार की दृष्टि से भी आपने देखा होगा, पिछले दिनों यहाँ भी डीआरएम ऑफिस में 2 बार हमने पोस्ट ऑफिस वालों को, रेलवे वालों को लगभग देश भर में 10 लाख से अधिक उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराए। और इस बैंक के माध्यम से उन्होंने आगे बढ़े। और इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आज देश में राजस्थान के उद्यमों को 17,000 करोड़ से अधिक
बिना गारंटी के ऋण दिया है। जो आज़ादी के बाद आज इतना बड़ा ऋण बिना गारंटी के किसी भी सरकार नहीं दे पाई। तो इस विकास को आगे बढ़ते हुए साथ में जो दूसरा मुद्दा उन्होंने बढ़ाया कि जिस समय उन्होंने शासन संभाला उस समय आतंकवाद सर उठाए हुए था। रोज़ कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, देशद्रोही खुलेआम घूमते थे। तो मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को इतना सशक्त बना दिया है कि आतंकवाद तो एक कोने में गया, इवन पाकिस्तान को आतंकवादी बना करके विश्व का समर्थन भी इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और विशेष रूप से सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया और चीन को भी एक सबक सिखाया है कि जिसके पास में वहाँ पे कई एयरपोर्ट बन गए, कई सड़कें बन गई, जो वर्षों तक सुरक्षा के बारे में नहीं था। राफेल और बाकी जो उपकरण चाहिए थे सेना को, कभी तो सेना को एक ताबूत भी नहीं मिला करते थे, राइफलें नहीं मिला करती थी, और आज उस सेना के लिए हज़ारों करोड़ों से उनको सशक्त किया है ताकि सीमा पर किसी भी विदेशी आक्रमण का वो मुँह तोड़ जवाब दे सके। और कोई भी उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कोई आँख उठा के बात करे बर्दाश्त नहीं होगा। हम ना आँख झुकाएंगे ना आँख दिखाएंगे, आँखों में आँख डाल करके हम सामने वाले से बात करेंगे। इस प्रकार का एक दूसरा उनका स्वरूप जो उन्नति के रूप में आया। तीसरा जो मुद्दा आया वह देश के उन दो मुद्दों में कह सकते हैं गुलामी के जो चिन्ह हैं उनको समाप्त करना। उसमें आपने क्या ज़्यादा उदाहरण देखे, मुगल गार्डन वर्षों से था, उसको अमृत गार्डन के रूप में उन्होंने नामकरण दिया। राजपथ था, उसको कर्तव्य पथ के रूप में उन्होंने नामकरण किया। और साथ में इंडिया गेट पर जो विक्टोरिया की मूर्ति लगी हुई थी उसे हटा करके सुभाष चंद्र बोस की वहाँ पे मूर्ति लगी। इस तरह से जिनके प्रति जनता के अंदर देश के प्रति गर्व की अनुभूति हो, इस प्रकार के उन्होंने अपने कदम उन्होंने उठाए। और साथ में चौथा जो काम में आया वह सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण उन्होंने प्रारंभ किया। जैसे सबसे पहला तो अपने ध्यान है राम मंदिर बना कुछ समय हुआ। राम मंदिर 450 साल से जो बनाने के लिए आंदोलनरत पूरा समाज था, वह सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आज राम मंदिर वहाँ पे बन रहा है, जो शायद जनवरी 24 में भगवान राम गर्भगृह में स्थापित होकर के राम मंदिर सबके लिए उसी तरह दर्शनीय हो जाएगा। केवल इतना ही उन्होंने नहीं किया, लेकिन आज काशी विश्वनाथ, महाकाल और जो 4 धाम यात्रा है जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ के मार्गों को भी सुगम किया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को सुगम किया। इस तरह से मिला करके जो अपने आध्यात्मिक केंद्र हैं उनकी उन्नति और उन्होंने उसको ठीक किया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी देश की मोदी जी की उपलब्धि है। और यदि कहूँ कि नई पीढ़ी कैसी बने, उसके लिए नई शिक्षा नीति को उन्होंने लागू किया। राजस्थान में चूँकि इस सरकार ने अभी तक उस ओर विशेष कदम नहीं उठाए, कई राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस ओर कदम उठाए हैं, क्योंकि उसके नई शिक्षा नीति बनाने की जो आयोग था उसमें कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बहुत सहभागी रहा। मातृभाषा में शिक्षा दे करके और कहीं डिग्री होल्डर न बन करके एनालिसिस करने वाले केवल छात्र बने, व्यावसायिक शिक्षा, ऐसे कई मुद्दे उसके साथ जुड़े, जिसके कारण से देश की शिक्षा भी आगे बढ़ने लगी। और जिस समय मोदी जी ने सत्ता ली उस समय भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था। अब कभी 2G 3G से लेकर के पाताल, आकाश और धरती पर केवल भ्रष्टाचार की खबरें CA के माध्यम से आते थे। और उसको रोकने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया वो डिजिटल माध्यम से गरीबों के जनधन के खाते खोले। 48 करोड़ नए खाते खोले। इसका मतलब उसके पहले 48 करोड़ के खाते नहीं थे। तो ये खाते खोल करके उन्हें सीधा पैसा भेजना, भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ी लगाम लगी। और सारा आज डिजिटल लेन देन उसी के माध्यम से आज हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस समय कम से कम केंद्रीय स्तर पर आपको किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई जानकारी या अखबारों में किसी प्रकार के कोई समाचार नहीं मिलते। जो कुछ आते हैं वो राज्य स्तर के ज़रूर आते हैं। हालांकि उस समय इसके बाद मोदी जी की 2-4 बातें पूरी हो जाएं